क्लास हम चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट्स में कल तक की जो क्लासेस थे उसमें हम एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिस्कस कर चुके थे। अब मैं एक बार उसको आपको एनसीईआरटी से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको एक्टिविटीज़ हैं वो समझ आ जाएं। जैसे हमने लिटमस जो इंडिकेटर्स थे, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज हो गया, इनके थ्रू मैंने आपको एनसीईआरटी से जो कलर चेंजेस है वो दिखाए थे। अब हम जो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। बच्चों मैंने आपको इसमें टॉपिक करवाया हाउ टू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। बेसिस अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं। एनसीईआरटी में दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग सेपरेटली केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की और बेसिस की पढ़ेंगे, जिसमें हम एसिड्स की डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस स्टेटमेंट पे यहाँ ध्यान दिए, हाउ टू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें मैंने आपको इक्वेशन की फॉर्म में बताया था और मैंने आपको रफली एक डायग्राम भी बना के दिखाया था, जिसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। कोई भी मिनरल एसिड्स हम लेंगे, लेकिन हम एसिड्स में दोनों जो एसिड लेंगे वो HCl या H2SO4 होगी। इज इट? HNO3 ना लेने का रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट्स व्हाई इट नॉट रिलीजेस H+ आयंस विद मेटल्स एक्सेप्ट 2 metals. Okay. Now when we put some zinc granules over there in the test tube, देखो जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लिए, जिसको भी कॉर्क से हमने कवर कर रखा है, उसमें हमने जिंक के जब ग्रैन्यूल्स ऐड किए, जिंक ग्रैन्यूल ऐड करने से बबल फॉर्मेशन हो रहा है। देखो रिएक्शन हो रहा है मेटल का एसिड्स के साथ। तो जो बबल फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है कि हाइड्रोजन गैस है। इसको हमने क्या किया, कॉर्क और डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से कहाँ पास आउट कराया है, बीकर, जिसमें कि क्या है, सोप सोल्यूशन है। सोप सोल्यूशन लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि हमें नंबर ऑफ बबल्स है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ बबल्स ड्यू टू फोम फॉर्मेशन। जब हम उसमें गैस पास आउट कराएंगे तो वो जो बबल्स हैं वो जो बनेंगे, उसमें हम जब बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो वो जो बबल्स है पॉप साउंड से कैचेस फायर करेंगे, और वो कभी कभी क्या होगा, इतना एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करेगा कि ये जो बर्निंग कैंडल के जो फ्लेम है ये ब्लो ऑफ हो जाएगी। इजंट इट? तो ये क्या दिखा रहा है कि जब एसिड्स है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट है वो डिजॉल्व फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। इजंट इट क्लियर? अब जैसे कि हमने बुक में स्टेटमेंट एडेड है, एसिड रिएक्ट विद मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। इज इट क्लियर? आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंटली पढ़िए और डीपली पढ़िए। नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। मीन्स क्या है, मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, और वो कैसे कलेक्ट अप हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड टू फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, और वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा जो रिमेन पार्ट है। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल्स बताए थे जिंक के HCl के साथ, तो सॉल्ट बन गया था जिंक क्लोराइड, इजंट इट, और हाइड्रोजन गैस। तो ये इस तरह हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये बेसिस का मैं अभी नहीं कराऊंगी आपको, बेसिस का जो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें होगा। फिर उसका अगला था हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, इजंट इट? इसमें भी हमने एक एक्टिविटी की हुई है, एक्टिविटी 2.5। मैं आपको फिगर से समझा रही हूँ, आप रीड आउट कर लेना। हमने क्या किया है, क्योंकि एसिड्स की रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं मेजरली, तो एसिड हमने फिल कर लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। इसके अंदर ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मतलब मेटल और कार्बोनेट मीन्स मेटल कार्बोनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन मीन ले या बाइकार्बोनेट ले, बात सेम है, प्रोनाउंस करें, ठीक है। अब जब वो रिएक्ट करेगा, दोनों चीज़ें सोडियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करेगी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, लेकिन हमें उसे टेस्ट आउट करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने कॉर्क फिट किया है, यहाँ पे हमने सिसल फनल ऐड किया हुआ है। यहाँ से जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, गैस रिलीज होगी। गैस को हमने कहाँ पास आउट किया, लाइम वाटर में, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन था। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो लाइम वाटर है वो फ्रेशली कैसे
प्रिपेयर करते हैं और फ्रेशली ही क्यों लेते हैं, इजंट इट। तो अब हमने उसको जो पास आउट किया तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, मिल्की हो जाता है। तो इसमें जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या है कि सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, तो हो गया Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ जो HCl ली हुई हमने, सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, वाटर बना, एक्वा सोल्यूशन है ये पूरा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई जो कि हमने लाइम वाटर में पास की है। अगर हम इसकी जगह ये मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें या मेटल बाइकार्बोनेट लें तो NaHCO3 प्लस HCl, NaCl H2O और CO2, प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा बाई लगने से, बट बैलेंसिंग थोड़ी चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता है। इज इट क्लियर? नाउ इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए ली हुई है, ऐसे 20 के साथ करना है, जब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट फिल करेंगे तो 2 रिएक्शंस हो जाएंगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास करते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है द गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर रिलीज होगा, इजंट इट। तो अब वो वाइट पीपीटी क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर कंटिन्यूस, जैसे लाइम वाटर मिल्की हो गया है, लेकिन अब कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पास होती है तो क्या होगा, फिर अगेन ये रिमेन कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, मीन्स जो प्रोडक्ट हमारे पास मिल्की हो चुका है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और पास करेंगे तो सॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, सॉल्युबल जो हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, CaHCO3, ठीक है, यह एक्वा सोल्यूशन बनेगा। कल मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि लाइम वाटर, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इजंट इट। ऑल मेटल का, तो आप इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह, जैसे यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है NaCO3 या सोडियम बार कार्बोनेट लिया हुआ NaHCO3, उसकी जगह हम कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं क्योंकि रिएक्शन किससे बताई है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ बताई गई है, इजंट इट। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन्स अगर हम देखते हैं चाहे यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले तो उस केस में भी क्या होगा, वही मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम मीन्स मेटल, कार्बोनेट हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्ट विद एसिड तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। इज इट क्लास? नेक्स्ट हमने बात की थी हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट, मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। हमें ये भी पता है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का, कि भाई जैसे मान लो NaOH है, NaOH हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है, बेस और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इजंट इट क्लास? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें क्या एक जर्नल फॉर्मेट मिलेगा, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी नेक्स्ट किससे पढ़ी थी, मेटलिक ऑक्साइड, और हमने ये भी बताया था आपको कि मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक। इज इट क्लियर? तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो सॉल्ट और क्या बनेगा, वाटर। जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी करके भी दिखाई थी जिसमें आपका कॉपर ऑक्साइड लिया था और उसको हमने रिएक्ट कराया था किससे, HCl से, तो वो कैसे कलर का हो गया था बेटा, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। ये एक्टिविटी मैंने आपको बता रखी है, समझाई थी प्रीवियस क्लास में, एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है ये, अभी हम बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको समझाऊंगी। इट मीन्स जो हमने कल का रिवाइज किया है वो आप एक्टिविटीज बुक्स NCERT दिखाने का मतलब है कि आपको रीड आउट जरूर करना है NCERT को एक बार। इज इट क्लियर क्लास? अब हम पढ़ेंगे जो हमारे बेसिस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब हम बेसिस को डिस्कस करते हैं बेटा तो बेसिस की जर्नल प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल या कह सकते हैं जर्नल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या थी कि जो हम पढ़ चुके हैं कि बेसिस कन्वर्ट विच लिटमस इनटू विच, बोलो, बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, इजंट इट? रेड लिटमस को किस में कर देगा, रेड टू ब्लू कर देगा, किस में, बेसिस के केसेस में, ठीक है।
बेसिस जो हैं अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, सोपी इन टच होंगे, और कैसे होंगे, बिटर इन टेस्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर फिनॉफ्थलीन का केस है तो फिनॉफ्थलीन के केस में वो कन्वर्ट हो जाएगा पिंक में जब उसमें बेस ऐड डालेंगे, क्योंकि फिनॉफ्थलीन अपने आप में कलरलेस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज के केस में, जब हम एसिड्स वो बेसिस से रिएक्ट कराएंगे तो उसका कलर येलो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम एक ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो बेसिस होते हैं वो एक्वा सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को रिलीज अप करते हैं, इजंट इट क्लास। और हम जो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बेसिस वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, बेसिस सॉल्युबल इन वाटर जो होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास NaOH है, हमारे पास KOH है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एल्कलीज कहलाते हैं। दीज बेसिस आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कलीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारी जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आए तो एक बार NCERT दिखा रही हूँ बेटा मैं आपको, यहाँ पे देखना। जो हमने अभी बात की थी हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं, बेसिस, हाउ बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, बेसिस रिएक्ट करेंगे मेटल से क्या होगा। इंपॉर्टेंटली बोल रही हूँ, आप एक एक्टिविटी देखना बेटा जिसमें हमने लिया टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक, ग्रैन्युलेटेड जिंक और ग्रैन्युअल जिंक, जैसे ये जिंक के पीसेस इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है। ठीक है, एंड वार्म द कंटेंट, और उसको वार्म करना है। वार्म करने के बाद क्या होगा कि भाई अभी इसको वार्म करना ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, इजंट इट। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एज कम्पेयर टू जिंक। तो रिएक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम और जिंक दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन सोडियम है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन गया। ये इक्वेशन अपने आप पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इनकम्प्लीट आती है, इसको कंप्लीट करने के लिए लिखा जाता है। यह क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको सोडियम जिंकेट बनेगा, ये बताना है। यू विल फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म, इस केस में भी क्या है, मेटल जब बेस से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, मोस्टली ये और मेटल्स के साथ इस तरह की रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं हो पाती है, इसलिए NCERT की ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। ठीक है, बेसिस के रिएक्शन मेटल में, जिसमें हमने बात कर ली क्या बनेगा, बेस प्लस मेटल, तो बनेगा हमारा सॉल्ट, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इजंट इट। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इस केस में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे NCERT का एग्जाम्पल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये वाला बेटे। जिंक जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, मतलब इसके साथ, तो यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आप कर सकते हो, आपको बैलेंसिंग मैंने सिखा रखी है। मतलब क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सोडियम जिंकेट, इजंट इट। अगर हम और बात करें तो इसमें हमारे पास एक और इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया टिन की रिएक्शन NaOH के साथ, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, हमारे पास बन जाएगा Na2SnO2 प्लस H2O, तो हमारे पास ये हो जाएगा, किसे कहेंगे, सोडियम स्टैनिटेट। सोडियम स्टैनेटाइट। अब उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन किसी और मेटल से भी अगर प्रेफर करते हैं
ध्यान रखना ये सब एक्वस लेना है, ठीक है। जैसे हमने एसिड्स के केस में एक्वस सॉल्यूशंस को प्रेफर किया है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो गया। अगर तीसरा एग्जांपल हम लेना चाहें तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी करा सकते हैं NaOH के साथ, मतलब एक्वस के साथ। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्वस, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम मेटल एल्यूमिनेट, जैसे Na आपका हो जाएगा AlO2, ठीक है, NaAlO2। ये भी हमारा एक्वस होगा, ये भी हमारा एक्वस होगा, ये भी, क्योंकि जो सॉल्ट्स हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ये हमें एक्वस सॉल्यूशंस में अवेलेबल होंगे, इजंट इट। तो हम इसमें नाम दे सकते हैं सोडियम। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी बच्चे। सोडियम मेटल आपका एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। तो हमारे पास जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा बेस से, मतलब मेटल रिएक्ट करेगा बेस से, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट। ये कह सकते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इजंट इट, विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन सभी के साथ फॉरवर्ड नहीं हो पाती बेटा बच्चे, क्यों? क्योंकि जो बेसेस हैं वो खुद ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग मेटल से फॉर्म्ड होते हैं। तो रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और नोटिस करो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं भी नहीं, सब ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एनसीईआरटी देखते हैं एक बार। हमने क्या कर लिया है, बेसिस की रिएक्शन, सॉरी गलत पेज है, बेसिस की रिएक्शन मेटल के साथ हमने डिस्कस कर ली है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई है। इसको वापस चेक करना है। चेक करने का तरीका है वही, बर्निंग स्प्लिंटर्स लेके आओ, बर्निंग मैच स्टिक लेके आओ, बर्निंग कैंडल लेके आओ, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। इजंट इट? नेक्स्ट वही बात है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड्स और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं बेटा? तो वही बात है कि जो बेस है वो एसिड, अगर पहले एसिड की पढ़ा था तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। बात वही है अब कि अब बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो बेस रिएक्ट करेगा एसिड से, तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका, सॉल्ट और वाटर। इजंट इट क्लास? अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हमने बात कर ली मेटल ऑक्साइड्स के साथ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस। क्योंकि बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ हमने पढ़ना है। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। जैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटल जैसे कार्बन हो गया नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन नॉन मेटल हो गया। इट मीन्स इनके ऑक्साइड्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, और सो ऑन, इस तरह के बनते जाएंगे। तो बेसिस की रिएक्शन हमने करनी है अब किसके साथ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। तो बेस एग्जाम्पल मान लो, हम इसको प्रूव करने के लिए एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे बेस ले लो, मान लो NaOH NaOH एक्वस लिया हुआ है। एक्वस है, इट मीन्स वाटर सॉल्युबल है, ये ध्यान रखना। सॉरी, मतलब एक्वस सोल्यूशन हमने इसका लेना है बेसिस का। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन मान लो कराते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से। अब नोटिस करो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड है तो कार्बोनेट बनेगा। बेटा प्रोडक्ट बनाने का भी तरीका होता है, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्रोडक्ट में ज़रूर कार्बोनेट्स फॉर्म होंगे, तो हमारे पास कार्बोनेट्स बनाने हैं। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ, देखो सबसे पहले कार्बोनेट लिखो, ठीक है। अब वो किस मेटल का कार्बोनेट हो सकता है वो चेक करो। यहाँ पे मेटल कौन है, सोडियम, तो सोडियम का कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे Na, इसको साफ साफ लिखते हैं, कार्बोनेट होगा, लेकिन मेटल कौन सा है, सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम का कार्बोनेट होगा। लेकिन अब वैलेंसीज चेक करो और वैलेंसीज को सेटअप करके इसको बना दो Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर अवेलेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? इसी तरह हम किसकी कर सकते हैं, इसी तरह हम कर सकते हैं किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की भी करके देख लो एक बार। मान लो हमारे पास NaOH है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैं आपको बैलेंस नहीं दे रही हूँ इक्वेशन, आप खुद बैलेंस करेंगे। NaOH और SO2 दे रही हूँ, तो हमारे पास देखो कंपाउंड में सल्फेट होना चाहिए, तो हमारे क्या बन जाएगा, मेटल हमारे पास Na है और ये सल्फेट बना है Na2
SO4 सॉल्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि सल्फेट्स है वो क्या बनाएंगे, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फेट्स बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बनाएगी, कार्बोनेट्स बना देगी। इजंट इट? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ये आपको मैं समझा रही थी, एनसीईआरटी दिखा रही थी, तो नोटिस करो, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट विद to produce carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar reaction between base and acid, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से इसमें ज़्यादा समझा दिया है। इज इट क्लियर? अब हम अगली टर्म लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में तो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स, यस और नो, एसिड्स के केस में। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस। आप भी बोलोगे कि मैम बेसिस को एसिडिटी बोलते हो और एसिड वाले केस में बेसिसिटी बोलते हो। वो इसीलिए होता है बिकॉज जो एसिड्स होती हैं वी यूज फॉर एसिड्स वी यूज टर्म बेसिसिटी बिकॉज H+ आयंस ऑफ द एसिड्स कैन बी रिप्लेस ओनली व्हेन इट रिएक्ट विद बेस। इज इट क्लियर? मीन्स बेसिस से रिएक्ट करेंगे तब H+ आयंस रिलीज होंगे। और सिमिलरली हम जब बेसिस की बात करेंगे तो हम उसके में एसिडिटी, बेसिस के टर्म में एसिडिटी वर्ड यूज करेंगे because OH ions of the base can be replaced only when it reacts with an acid, isn't it? That's why we are termed acidity of the bases or basicity of the acids, isn't it class? तो इसके लिए अगर हम वही उसी तरह डेफिनेशन वाइज बात करें, क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं रिप्लेस होने के लिए, OH नेगेटिव आयन होते हैं रिप्लेस होने के लिए, जो किसकी प्रेजेंस में रिप्लेस हो रहे हैं, एसिड की कंडीशन में। दैट्स वाई एसिडिटी ऑफ द बेसिस। तो the number of replaceable hydroxyl, the number of replaceable hydroxyl ions or hydroxyl groups present in a base which it can release when dissolved in water, or in aqueous solutions as ions, isn't it? तो अब हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एसिड्स के केस में हमने मोनोबेसिक, आपको डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, इस तरह कंडीशन बोली थी। ऐसे हम बेसिस के केस में हम बोलेंगे क्या, मोनो एसिडिक बेस, मोनो डाई एसिडिक बेसिस। ठीक है, मीन्स अगर हम NaOH की बात करते हैं, अगर हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस के बारे में एज फॉर एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दीज आर मोनो एसिडिक बेसिस, ऐसे बेसिस जो मोनो एसिडिक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहेंगे, डाई एसिडिक बेसिस, बिकॉज नंबर ऑफ OH आयंस पे डिपेंड कर रहा है। OH आयन जो है वो उसको क्या प्रोवाइड कर मतलब क्या प्रूव कर रहे हैं, बेसिस। तो नंबर ऑफ OH आयन जितने होंगे उतने अकॉर्डिंग वो मोनो एसिडिक हो जाएगा या डाई एसिडिक हो जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, बेसिस की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे कि एसिड्स और बेसिस में दोनों में कॉमन क्या है। अभी हम दोनों में बात कर रहे तो हमें ये पता था कि भाई एसिड है वो बेस से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्ट बेस रिएक्ट करेगा एसिड से तो भी सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। इट मीन्स अनदर प्रॉपर्टी हो सकती है बेसिस की। ठीक है, बट हम कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन में आप नोटिस करो कि दोनों में कॉमन क्या है। मीन्स ये तो एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी नंबर हो जाएगी 3। अब हम बात करते हैं कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस। कॉमन इन एसिड्स एंड बेसिस में चेक करो कि एसिड्स हैं वो भी एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस मतलब आयंस रिलीज कर रहे हैं, बेसिस हैं वो भी क्या रिलीज कर रहे हैं,
OH नेगेटिव आयंस, मतलब आयंस रिलीज कर रहे हैं। मीन्स दोनों के दोनों क्या रिलीज करते हैं, एक्वस सोल्यूशन में आयंस रिलीज करते हैं। जैसे हम अगर एक एसिड ले लें, मान लो HCl एक एसिड ले लें, HCl, और वो भी किस में, वाटर में। तो अब मैंने यहाँ वाटर ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो H+ आयंस रिलीज होंगे वो H+ आयंस फिर से अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आयन से रिएक्ट कर जाएंगे और हमारे पास बन जाएंगे हाइड्रोनियम आयन। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ कैसे बनता है, कि जो H+ आयंस रिलीज होंगे HCl से, वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2 से कंबाइन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करेगा। या कह सकते हैं, मैंने आपको बोला भी हुआ है, H3O+ या H+ आयन, बात सेम है। मीन्स क्या रिलीज हो रहा है, एसिड के केस में आयंस रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। ऐसे अगर हम बेसिस की बात करते हैं, जैसे बेस हमारा हो गया NaOH। NaOH है, वही वाटर के केस की बात करें तो वाटर आप एरो पे ले लो या वैसे ले लो, बात सेम रहेगी। Na रिलीज होगा और OH नेगेटिव आयन जो एक्वा सोल्यूशन में होगा, ठीक है, वो रिलीज होगा। इट मीन्स यहाँ भी OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं, यहाँ हाइड्रोनियम आयंस या H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं। इट मीन्स दोनों एसिड और बेस में कॉमन क्या है कि बोथ रिलीजेस आयंस। क्लियर क्लास? इसको NCERT से देख लेते हैं हम एक बार। HCl है, देखो H3O+ आयंस Cl- आयंस निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बेस की बात करें तो वो Na+OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहे हैं। इन दोनों को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चे ये। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एसिड और बेसिस है वो आयंस रिलीज करते हैं, और हमें पता है बेटा जो आयंस रिलीज होते हैं उससे क्या कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने ग्लूकोज अल्कोहल लिया हुआ एक जगह। इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या आप पहले इससे करो फिर इससे करो, अभी बताऊंगी मैं एक्टिविटी में। आप ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे अगर हम बेसिस की बात करें तो यहाँ पे NaOH KOH दोनों ले सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि HCl जो है वो जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहे हैं, आयंस। फिर इसी को रिपीट हम कर सकते हैं बेसिस के साथ। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ग्लूकोज लिया, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ग्लूकोज का, एक एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। लेकिन ये हम सेपरेटली 4 कर सकते हैं, इसका मतलब 4 एक्टिविटीज फॉलो होंगी। अब यहाँ पे देखना, मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमने कॉर्क में, रबर कॉर्क में 2 आयरन नेल्स को फिट कर दिया है। उसको हमने बैटरी सोर्स से जोड़ दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और हमने बल्ब से जोड़ दिया, यहाँ ये स्विच हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन इकट्ठे सारे नहीं लेने हैं, 1 बाय 1 लेने हैं। तो पहले हम सोल्यूशन ले लेते हैं HCl, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। डाइल्यूट लेना है, वाटर में सॉल्युबल लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि आयंस रिलीज हो रहे हैं, H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं। आयंस रिलीज होंगे तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और बल्ब यहाँ पे ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की थी उस सोल्यूशंस के अंदर से क्या हो गई, कंडक्ट हो गई। इजंट इट? अब हम यहाँ पे लेते हैं ग्लूकोज। इस सोल्यूशन की जगह हम कौन सा सोल्यूशन ले लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में भी सेम एक्टिविटी हम फॉलो करेंगे। हमने बैटरी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ग्लूकोज सोल्यूशन में से गया, और वहाँ देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो आयनाइज नहीं हुआ है वाटर के सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने पढ़ा था एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयंस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज के केस में आयंस रिलीज नहीं होता है, तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। इट मीन्स क्या दिखा रहा है ये, कि ग्लूकोज इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट नॉट आयनाइजेस इन द सोल्यूशन इन वाटर। इज इट क्लियर क्लास? हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। इसी तरह आप अल्कोहल का भी ले सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का भी ले सकते हैं बच्चे। अब हम इसी को, ये तो हमने एक कंपाउंड और एक हमने एसिड्स की बात की। अगर हम इसी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते विद द हेल्प ऑफ बेस, यहाँ पे मान लो इसी एक्टिविटी में इस सोल्यूशन की जगह हम ये रिमूव आउट करके दूसरा सोल्यूशन भरे किसी बेस का, जैसे हमारे पास KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है। अब NaOH का एक्वस वाटर सोल्यूशन हम भरेंगे, तो उस केस में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो
NaOH का सोल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और आगे वो ट्रैवल करेगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। इट मीन्स क्या है, बेसिस के केस में भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब ग्लो कर गया। क्यों हुआ? बिकॉज बेसिस ऑल्सो गेट्स आयनाइजेस इन द वाटर। और किस में आयनाइज होंगे? OH नेगेटिव आयंस में आयनाइजेस होंगे। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन? दे बोथ प्रोड्यूस आयंस। और इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एसिड के केस में, ये बेस के केस में। मैंने आपको बताया था H प्लस आयन और OH नेगेटिव, H प्लस आयन प्लस H2 कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। देखो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है पहले, जो फर्स्ट क्लास दी थी मैंने आपको, कि H प्लस आयन्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, स्टेबल नहीं होते, तो वो कंबाइन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। Thus, hydrogen ion must always be shown as H plus aqueous और हाइड्रोनियम आयन, या तो H plus aqueous लिखा जाएगा या हाइड्रोनियम आयन लिखा जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? यस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ HCl। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ। व्हाट हैपन टू एन एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया है वाटर में क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ HCl, कि हम HCl को प्रिपेयर कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंटली मैं एक्टिविटी आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको एक्टिविटी समझा रही हूँ। हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट है हमारे पास, सॉलिड है, ठीक है। अब उस केस में हमने क्या, कॉनिकल फ्लास्क में H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले रखी है। ध्यान रखना बच्चे, कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे हमने उसको फिल कर रखा है। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, आपका ये HCl गैस रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे HCl गैस रिलीज होगी, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास जो HCl है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, गैसेस फॉर्म में। ध्यान रखना बच्चे, HCl गैसेस फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग एसिड है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसको हम डाइल्यूशन के बाद HCl लिक्विड या HCl एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट कराते हैं। इज इट क्लियर क्लास? अब हम इसी चीज़ को, अब देखो बेटा, इसी चीज़ को हम अगर टेस्ट करना है, कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कि HCl को टेस्ट करना है कि भाई हमने अभी बोला था एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इजंट इट? एसिड्स है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक ब्लू लिटमस लेके आते हैं। अभी यहाँ मॉइस्ट ले रखा है, मॉइस्ट की जगह अगर हम यहाँ पे बिल्कुल एनहाइड्रस ले, एनहाइड्रस मतलब सूखा, बेटा वर्ड है एनहाइड्रस, इसका मतलब है विदाउट एनी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मॉइस्ट की जगह एनहाइड्रस लिटमस पेपर ले, सूखा लिए, तो यहाँ पे जो गैस, अब हमने क्या, गैस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है और ये डिलीवरी ट्यूब निकाल दी है ताकि वो गैस कलेक्ट होकर यहाँ आए। जब गैस HCl बनती है तो यहाँ ब्लू लिटमस है, अगर यहाँ ड्राई होता, एनहाइड्रस होता, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, जबकि हम कहते हैं एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, बिकॉज अब यही एक्टिविटी अगर हम यहाँ पे करें किसके हेल्प से, मॉइस्ट लिटमस की हेल्प से, तो क्या होगा, ये मॉइस्ट लिटमस की हेल्प से करेंगे तो यहाँ पे ये जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? जबकि एसिड तो वही थी। इसका मतलब टेस्ट के लिए क्या ज़रूरी है कि जो एसिड है उसको वाटर मिले। इट मीन्स इसीलिए हम जब भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, नॉट गैसियस HCl। वो इसीलिए होता है कि जो गैसियस HCl है वो अपने आप में कोवलेंट कंपाउंड है और वो विदाउट वाटर अपने आप को आयनाइज नहीं कर पाती, H प्लस आयंस में नहीं रिलीज कर पाती, और H प्लस आयंस रिलीज होने पर ही लिटमस टेस्ट शो होता है बच्चे। इज इट क्लियर? इसीलिए अगर हमें यहाँ पे ड्राई लेनी है, ड्राई HCl लिया और मॉइस्ट पेपर है तभी चेंज हुआ है, अगर यहाँ ड्राई लेते तो नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ बच्चे, यहाँ पे देखो गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड, जब मॉइस्चर वाली कंडीशन होती है, हमें अगर ड्राई HCl चाहिए है बिल्कुल, तो और एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्चर वाला है, जैसे जिसमें रेनी सीजन में मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर रहता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से वो मॉलिक्यूल HCl गेट कर लेता है। तो उसको अवॉइड कराने के लिए ये जो कॉर्क है यहाँ पे हम फिट कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चे क्वेश्चन आता है वाई कैल्शियम क्लोराइड इज फिक्स्ड है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा,
तो जो हमारे पास गैस अवेलेबल होगी वो कौन सी होगी? HCl, ड्राई HCl। इज इट क्लियर? तो ये हमारा प्रिपरेशन होगी HCl, फिर उस HCl गैस को हम एसिड्स में डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड में अवेलेबल करा लेते हैं। क्लियर क्लास? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ के ये देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ये भी जैसे अच्छा एक बार ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो जर्नल देख लेते हैं। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? कर्ड मतलब एसिड, एसिड को क्यों नहीं कंटेन करते ब्रास और कॉपर वेसल्स में? अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इजंट इट? मेटल तो है ही, और ये क्या है? सोर्स सब्सटेंस कर्ड एसिड। तो सॉल्ट और वाटर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जो सॉल्ट होंगे वो पॉइजनस होंगे, तो अनफिट फॉर द कंजप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? कौन सी गैस जब एसिड, अभी देखो मेटल और एसिड, कर्ड मतलब एसिड ही है, लैक्टिक एसिड है, तो बोलते क्या होगा जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से? तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाए थे। अभी जब क्लास स्टार्ट की तब भी मैंने आपको एक बबल वाला एग्जाम्पल दिखाया था। जिंक की रिएक्शन थी मेटल के, जिंक की रिएक्शन थी एसिड के साथ। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस? कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। कैसे टेस्ट करेंगे? बर्निंग स्प्लिंटर्स, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, वो पॉप साउंड से कैचेस फायर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल का कंपाउंड है और वो ए है, रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, टू प्रोड्यूस एफरवेंसेस। मैंने आपको बोला था जब एफरवेंसेस होते हैं वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चे। इसका मतलब कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको कि कंपाउंड के अंदर क्या है, तो ज़रूर कार्बोनेट होगा, मतलब मेटल का कार्बोनेट होगा, वो पक्की बात है, क्योंकि वो मेटल कंपाउंड ए है। तो मेटल हो गया ए हमारा, और उसे कंपाउंड है, और एफरवेंसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंपाउंड में कार्बोनेट ज़रूर होगा, तभी रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल, बुझा देती है बर्निंग कैंडल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बुझा देती है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इजीली लिख सकते हो कि एसिड HCl है हमारे पास, तो वो कौन होगा? कार्बोनेट्स हो गया। और उसके बाद वो बोल रहा है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, और उसमें से एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा। इट मीन्स हमारे पास मेटल कौन सा हो गया? मेटल ए, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट HCl, CO2 प्लस क्या हो गया हमारे पास? CaCl2 प्लस H2, ये 2-3 चीजें बन जाएंगी। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, CO2, H2 तो रिलीज होगा, और सॉल्ट हमारा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। इज इट क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ते हैं। ये जो पैराग्राफ है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड, कि किसका सिंबल है? ये सिंबल है एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस का, एसिड और बेसिस का दोनों का। क्योंकि देखो मेटल पिघलता है तो उसमें भी देखो इरोड हो गया है, हाथ भी इरोड हो गया, जल रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ समझा रही हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि भाई एसिड्स को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने का तरीका क्या है? हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं वाटर, और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को ऐड करते हैं, बिकॉज एडिशन ऑफ एसिड विद वाटर अपने आप में हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर इसकी जगह हम उल्टा करते, एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम एसिड भरते और उसमें हम पानी ऐड करते डाइल्यूट करने के लिए, तो वो इतनी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है कि स्प्लैश आउट होता, आप जल सकते हो, और जिस बीकर या जिस कंटेनर में एक्सपेरिमेंट फॉरवर्ड हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट भी क्रैक आउट हो सकता है, सेटअप भी क्रैक आउट हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। बता दिया मैंने आपको, केयर रखनी है। क्यों रखनी है? बिकॉज वो हाईली एक्सोथर्मिक है, स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्निंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड्स को धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है वाटर के साथ विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड, ये मैंने आपको सब बता दिया 2-3 लाइनें। इफ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड
द हीट जनरेटेड मे कॉज अ मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। ठीक है, अगर हम वाटर ऐड करेंगे एसिड में तो स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उससे ग्लास जिसमें ये एक्सपेरिमेंट हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, वार्निंग सिंबल मैंने आपको दिखाई दिया है। ऑन द लुक आउट द वार्निंग साइन ऑन the can of the concentrated sulfuric acid and on the bottles of the cans of concentrated cans बोला है, and the bottles of sodium hydroxide pellets। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स बोले जाते हैं बेटा। NaOH के हमेशा पैलेट्स लेते हैं, वो बहुत ही क्लोज कंटेंट में रखे जाते हैं क्योंकि NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वाटर एब्सॉर्बिंग है, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को इजीली गेन कर लेता है, इसीलिए हमें उसे क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए बिल्कुल, ताकि मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब कर सके। और उसके जो स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पैलेट्स। जैसे हम जिंक के ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, आयरन के लिए आयरन फिलिंग्स वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर। जब एक एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं वाटर में, मतलब मिक्स करते हैं, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम एसिड को या बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एज पर वॉल्यूम जो H+ आयंस हैं और जो OH नेगेटिव आयंस है, H+ आयन मतलब H3O+ आयंस, तो वो यूनिट एज पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? वाटर ऐड करते जाओगे, वॉल्यूम किसका बढ़ गया, वाटर का, और एज पर वॉल्यूम किसकी डेंसिटी अमाउंट कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन किसकी कम हो गई, हाइड्रोनियम आयन की और हाइड्रोक्साइड आयंस की। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। और वाटर का डाइल्यूशन क्या कहलाता है, वाटर का एडिशन क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। जितना वो एसिड और बेस में जितना वाटर ऐड करते जाएंगे और उनकी हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीज होते जाएंगे तो उस केस में वो जो है डाइल्यूटेड कहलाता जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करते हैं, वो देखो आप। अगर हम पहला क्वेश्चन ले, वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज HCl और HNO3, HCl तो H+ आयन रिलीज करेगा या H3O+ आयन रिलीज करेगा, इसीलिए या HNO3 भी यही कंडीशन डेवलप करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, क्यों रिएक्ट, ये इन दोनों केसेस में बल्ब ग्लो कर जाएगा, जो एक्टिविटी मैंने आपको समझाई है। जबकि ये अल्कोहल और ग्लूकोज है, ये क्या करे, H+ आयंस रिलीज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एसिड्स लिया, अगर हम बेसिस भी लेते तो OH नेगेटिव आयन बोलते बेटा। ठीक है, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्वस सोल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज एक्वस सोल्यूशन में वाटर एडिशन वाले कंडीशन में H+ आयन रिलीज करता है और इलेक्ट्रिसिटी आयन से ही कंडक्ट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंजेस द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ये अभी मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ HCl में समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ड्राई HCl है वो लिटमस टेस्ट इसीलिए शो नहीं करती है क्योंकि वो H+ आयन रिलीज नहीं कर रही है, क्योंकि लिटमस जो है वो तभी चेंज करेगा जब वो जो कलर ऑफ लिटमस जब भी चेंज होगा जब वो किससे कांटेक्ट में आएगा, H+ आयंस की कांटेक्ट में आएगा। एसिड्स की केस की बात कर रही हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to the acid। जब हम वाटर में डाइल्यूशन एसिड्स का डाइल्यूशन करते हैं तो ये कहा जाता है एसिड को डालो धीरे धीरे वाटर के अंदर, नॉट वाटर टू द एसिड, बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इट विल स्प्लैश आउट और इट कॉज बर्न और इट मे क्रैक द कंटेनर, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted। जब एसिड को डाइल्यूट करेंगे मतलब एसिड में पानी मिलाएंगे, और वो कैसे मिलाएंगे, पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड। ठीक है, इस तरह। तो उस केस में क्या होगा, क्यों, तो हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन एज पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी एंड द सोल्यूशन बिकेम डाइल्यूटेड, इजंट इट। अभी थोड़ा पहले समझा था उस पैराग्राफ में। नेक्स्ट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन
affects when excess base is dissolved in the solution of sodium hydroxide. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब एक्सेस बेस ऐड करेंगे, तो बेस ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाएंगे और जो सोल्यूशन है एज पर वॉल्यूम ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, एज पर वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन में इफेक्ट बोल रहे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी अमाउंट। ठीक है, वहाँ पानी मिलाया था तो उसकी घट गई थी, लेकिन अगर पानी नहीं मिलाते और एसिड डालते तो वो बढ़ जाती। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला रहे हैं? बेस को ऐड कर रहे हैं और बेस वाले सोल्यूशन में, तो OH नेगेटिव आयंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? और अगर यहाँ पे हम इसी में बेसिस के अंदर पानी ऐड करवाते तो OH नेगेटिव आयन डिक्रीज हो जाता, क्योंकि वहाँ बेस क्या हो गया? बेस फिर से डाइल्यूट करने वाली कंडीशन में आ जाता। यहाँ पे सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है क्लास, अब जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया वो डीप रीड कर लेना। एनसीईआरटी को हर एक एक्टिविटी, हर एक डायग्राम, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस को आप राइट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है, वो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। और आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी उनको आप PDF जो प्रोवाइड करूँगी उसको आप राइट डाउन करते जाएंगे अपनी फेयर नोटबुक में रेगुलरली। ओके क्लास।